आगे देखते हैं अपन गुणन के कुछ गुणधर्म। जैसे अपन योग में गुणधर्म पढ़े थे ना, क्रम विनिमय, साहचर्य, योज्य, प्रतिलोम, योज्य, तस्मक, उसी प्रकार से आपके गुणन में आएंगे गुणन के गुणधर्म कि अपन दो अवयव हों तब उनको क्या क्रम विनिमय, साहचर्य, गुणन का प्रतिलोम, गुणन का तस्मक इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। क्रम विनिमय अब मैंने बताया था कि आपको डायरेक्ट ध्यान में रखने हैं। क्रम विनिमय क्या होता है, दो अवयव है ए तथा बी, तो उन क्रम विनिमय होंगे कब होंगे, जब आपके पास दोनों अवयव का गुणा करने पर क्या है, ए बी बराबर क्या है, बी ए। अगर ए बी बराबर बी ए हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, आपके पास क्रम विनिमयता हो जाएगी। जैसे अपन कुछ कंडीशन लेके चलते हैं। जैसे पहली कंडीशन में मैंने कोई भी दो अवयव ले लिए, ठीक है। किस प्रकार से लिए हैं दोनों अवयव, एक तो लिया है मैंने एम क्रॉस एन की कोटि का और दूसरा लिया है एन क्रॉस पी की कोटि का। यानी पहला अवयव का क्रम क्या ले लिया मैंने, एम क्रॉस एन, और दूसरा अवयव का क्रम क्या ले लिया, एन क्रॉस पी। तब मैंने बताया था कि दोनों अवयव को तो इनकी क्रम विनिमयता लागू करने के लिए अपन को ए बी भी निकालना पड़ेगा और क्या निकालना पड़ेगा, बी ए बी। तो मैंने बताया जब भी दो अवयवों को गुणा करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि उनका गुणा परिभाषित है या नहीं। परिभाषित होने के लिए अभी भी मैंने क्या कंडीशन बताई, परिभाषित होने के लिए पहले अवयव का स्तंभ किसके बराबर होना चाहिए, दूसरे अवयव की पंक्ति के। देखो यहाँ पर पहले अवयव का स्तंभ क्या है, एन, दूसरे अवयव की पंक्ति क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, इसका मतलब हुआ कि ए बी का अपन गुणा कर सकते हैं। और ए बी का गुणा करोगे तब आपके पास गुणा करेंगे तो ए बी का क्रम क्या आएगा आपके पास, ए बी का क्रम आ जाएगा एम क्रॉस पी, ठीक है। यानी ए बी का गुणन संभव है और उसका क्रम क्या आ जाएगा, एम क्रॉस बी, ठीक है। इसी प्रकार से बराबर करने के लिए बी ए भी निकालना पड़ेगा। तो बी ए निकालेंगे तो पहले बी का क्रम लिखेंगे और बाद में किसका क्रम लिखेंगे, ए के। तो बी का क्रम क्या था आपके पास, एन क्रॉस पी, फिर ए का क्रम क्या है, एम क्रॉस एन। अब देखो कि बी ए पॉसिबल है या नहीं। बी ए पॉसिबल होने के लिए बी का स्तंभ किसके बराबर होना चाहिए, ए की पंक्ति के। देखो बी का स्तंभ क्या है, पी, और ए की पंक्ति क्या है, एम। क्या पी और एम आपस में बराबर है, क्या नहीं है, पी और एम बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन बी और ए का गुणन पॉसिबल नहीं है। अगर बी ए का गुणन पॉसिबल नहीं है तो आपके पास यहाँ पर क्या होगी, क्रम विनिमयता लागू नहीं होगी, ठीक। इसी प्रकार से अपन दूसरी कंडीशन लेके चलते हैं इसी में। जैसे मैंने दो अवयव ले लिए, एक का क्रम मैंने ले लिया एम क्रॉस एन और दूसरे का क्रम मैंने क्या ले लिया, पी क्रॉस क्यू। पहले अवयव ए का क्रम लिया एम क्रॉस एन, दूसरे अवयव का क्रम लिया पी क्रॉस क्यू। अब देखोगे कि ए बी का और बी ए का गुणा संभव है या नहीं। ए बी का गुणा संभव कब होगा, जब ए का स्तंभ किसके बराबर होगा, बी के पंक्ति के। देखो ए का स्तंभ क्या बी की पंक्ति के बराबर है, क्या नहीं, बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी का गुणन संभव नहीं है, और ए बी का गुणन ही संभव नहीं है तो ये दोनों आपस में बराबर भी नहीं होंगे, ठीक है। बराबर नहीं होंगे तो यहाँ भी कि इस कंडीशन में भी आपके पास क्या होगी, क्रम विनिमयता लागू नहीं होगी। एक और कंडीशन ले लेते हैं। जैसे मैंने ए का क्रम क्या ले लिया, एम क्रॉस एन, और बी का क्रम मैंने क्या ले लिया, एन क्रॉस एम। अब देखोगे कि ए बी और बी ए संभव है या नहीं। देखोगे ए बी कब संभव होगा, देखना ए बी संभव होगा जब ए का स्तंभ किसके बराबर होगा, एन का। देखो यहाँ पर दोनों बराबर हैं, यानी ए बी का क्रम, ए बी क्या है आपके पास, पॉसिबल है। ए बी पॉसिबल है तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, ए की पंक्ति गुणा बी का स्तंभ, यानी ए बी का क्रम आएगा आपके पास एम क्रॉस एन। अब देखते हैं इसके बराबर करने के लिए बी ए भी पॉसिबल है यानी बी ए संभव करने के लिए पहले बी का क्रम लिखोगे फिर किसका क्रम लिखोगे, ए का। तो बी का क्रम क्या है आपके पास, एन क्रॉस एम, और ए का क्रम क्या है आपके पास, एम क्रॉस एन। देखो बी ए का गुणा होने के लिए आपके पास बी का स्तंभ ए की पंक्ति के बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ पर बराबर है, बराबर होने से बी ए का गुणा भी संभव होगा। लेकिन यहाँ पर देखोगे कि बी ए का क्रम क्या होगा, बी ए का क्रम होगा बी की पंक्ति गुणा ए का स्तंभ। देखना यहाँ पर देखना ए बी का क्रम क्या आया था आपके पास, एम क्रॉस एम, और बी ए का क्रम क्या है आपके पास, एन क्रॉस एन। यानी ए बी और बी ए दोनों का गुणा तो संभव है लेकिन दोनों का क्रम बराबर नहीं है। तब यहाँ भी क्या होगा, इस कंडीशन में भी क्रम विनिमयता लागू नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब आपके पास ये हुआ कि गुणन संक्रिय अवयव में क्रम विनिमय नहीं है। गुणन संक्रिय अवयव में क्रम विनिमय नहीं है। गुणन संक्रिय अवयव में क्या है, क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। अवयव में क्रम विनिमय नहीं है। कुछ विशेष स्थिति होती हैं जिनमें ए बी बराबर बी ए होता है। देखो अपन ने देखा कि ए बी और बी ए दोनों का गुणन पॉसिबल था लेकिन दोनों क्या थे आपके पास, बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि गुणन संक्रिय अवयव में क्रम विनिमय नहीं होती है, कुछ विशेष परिस्थितियों में वो क्रम विनिमय होती है,
ठीक, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लेके देख रखा है, आप उससे देख सकते हो। देखो योग में था क्या थी, कर्म विनिमय भी थी, साहचर्य भी थी, लेकिन गुणन में आपकी कर्म विनिमय नहीं है। इसी प्रकार से आगे साहचर्य के लिए क्या होना चाहिए, पहले दोनों अवयव का गुणा इंटू सी बराबर क्या होना चाहिए, लास्ट के दोनों अवयवों का गुणा इंटू ए होना चाहिए। डायरेक्ट ध्यान में रख दोगे, ठीक है। और ये कब साहचर्यता कब लागू होगी, जब आपके पास ए बी का गुणा संभव है और बी सी का गुणा संभव है, तभी आपके पास साहचर्यता लागू होगी। ठीक है, ध्यान रख लोगे। आगे देखोगे आप गुणन का तस्मक, देखो कर्म विनिमय और साहचर्यता। डायरेक्ट ध्यान में रखोगे कि योग संक्रिया में योग संक्रिया के लिए आपके पास दोनों अवयवों का कर्म विनिमय भी होते हैं और क्या होते हैं, साहचर्य भी। ठीक है, लेकिन गुणन संक्रिया में वो कर्म विनिमय हो या ये आवश्यक नहीं होता है, कुछ विशेष परिस्थितियों में वो कर्म विनिमय हो सकता है। साहचर्यता कब होगी, जब दोनों अवयवों का गुणन क्या हो, आपके पास संभव हो या फिर उसे बोल सकते हैं परिभाषित हो, तभी वो क्या होंगे, साहचर्य होंगे। अब निकालेंगे अपन गुणन का तस्मक। ठीक है, गुणन का तस्मक किस प्रकार से निकालोगे, अब मैंने बताया था जैसे आपके पास कोई भी अवयव ए है, ठीक, उसको अपन किससे गुणा करें कि गुणा करने पर आपके पास वापस वही अवयव ए आ जाए। यानी कोई भी अवयव ए है उसको अपन किससे गुणा करें कि आपके पास वापस ए आ जाए। इसको दूसरी तरह से भी सिद्ध करोगे इस प्रकार से। तो आपके पास कोई भी इकाई मैट्रिक्स आई है, इकाई मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी यानी आई से रिप्रेजेंट करोगे। यानी अवयव ए को अगर मैं आई से गुणा कर दूँ और आई का क्रम क्या होगा, जो आई का क्रम है वही क्या होगा, आई का क्रम होगा। यानी कोई भी अवयव ए है उसको अगर मैं इकाई अवयव आई से गुणा कर दूँ, तब आपके पास क्या आ जाएगा, वापस वही अवयव आ जाएगा। ठीक है, ध्यान में। आगे आपका आता है गुणन प्रतिलोम। सेम आपकी योज्य प्रतिलोम की तरह ही है कि जैसे आपके पास कोई भी अवयव ए है उसको अपन किस संख्या से गुणा करें। जैसे कोई भी अवयव ए है उसको अपन किस संख्या से गुणा करें कि आपके पास गुणन तस्मक क्या था, आपके पास इकाई अवयव कि गुणन तस्मक आ जाए, कि किस संख्या से गुणा करें कि आपके पास क्या आ जाए, गुणन तस्मक आ जाए। ठीक, सॉरी, इससे पहले ये अपना वापस समझना, गुणन तस्मक समझना। गुणन तस्मक क्या था, आपके पास जैसे कोई भी अवयव ए है, गुणन तस्मक था कोई भी अवयव ए है उसको अपन किस संख्या से गुणा करें कि आपके पास वही अवयव वापस ए आ जाए। अवयव ए को अपन किस संख्या से गुणा करें कि वापस अवयव ए आ जाए। तो अगर अपन ए को इकाई अवयव आई से गुणा कर दें, इकाई अवयव आई से गुणा कर दे तो आपके पास वापस ए आ जाएगा। तो आई क्या है, आपके पास इकाई अवयव क्या है, गुणा के लिए तस्मक अवयव है। और आई का क्रम क्या होगा, मैंने बताया था इकाई अवयव क्या होता है, वर्ग मैट्रिक्स में होता है हमेशा इकाई अवयव। पीछे डेफिनेशन बताई थी कि इकाई अवयव क्या होता है, एक ऐसा वर्ग मैट्रिक्स होता है जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो, इकाई हो। ठीक है, मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई हो। तो एक हो जाएगा आपके पास, अगर अपन इधर से दाईं साइड से गुणा करेंगे तब जो ए का क्रम होगा गुणा करने पर, तो अपन क्या ले लेंगे, जैसे आई एम ले लिया और एक ले लिया आई एन, जो ए का क्रम होगा उसी प्रकार से गुणा किस प्रकार से परिभाषित होगा, उसी प्रकार से अपन आई का क्रम लेंगे। तो यहाँ पर आई एम और आई एन क्या हो जाएंगे, गुणन तस्मक हो जाएंगे। और ये क्या है, आपके पास इकाई अवयव है। एग्जाम्पल ले रखा है मैंने यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल में जैसे मैंने अवयव ए ले रखा है और उसमें एलिमेंट ले लिए मैंने 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और आई देखना, पहले अगर मैं बाईं साइड से गुणा कर रही हूँ, जैसे मैंने आई को गुणा किया ए से, और ए का क्रम क्या दे रखा है आपको, ए का क्रम दे रखा है 2 क्रॉस 3। तो बताओ कि आई का क्रम हमेशा वर्ग मैट्रिक्स होगा, तो आई का क्रम क्या लें अपन, 2 क्रॉस 2 का लेंगे तभी इनका गुणन पॉसिबल होगा, 2 क्रॉस 2 का लेंगे तभी इनका गुणा पॉसिबल होगा। क्यों, आई का स्तंभ क्या होगा, ए के पंक्ति के बराबर होना चाहिए तभी क्या होगा, पॉसिबल। तो आई का क्रम क्या लेंगे अपन, 2 क्रॉस 2 का। और अगर इसको उल्टा गुणा करते हैं अपन, दाईं साइड से गुणा करते, जैसे अपन ऐसे करते ए क्रॉस आई, अब देखना ए का क्रम क्या है, 2 क्रॉस 3। तो यहाँ पर आई का क्रम क्या लेना होगा, इसका गुणा तभी पॉसिबल होगा जब ए का स्तंभ इसके पंक्ति के बराबर। तो इसकी पंक्ति क्या होनी चाहिए, 3। और वर्ग मैट्रिक्स बनाने के लिए आई का क्रम यहाँ कितना होना चाहिए, 3 क्रॉस 3 का। तो इस प्रकार से अपन आई का क्रम निर्धारित करेंगे, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। आगे देखेंगे अपन गुणन प्रतिलोम, यानी अपन कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है उसको किस संख्या से गुणा करें कि आपके पास गुणन तस्मक क्या था, आपके पास आई गुणन तस्मक आ जाए। ठीक है, गुणन तस्मक आ जाए। तो एक कोई भी अवयव
ठीक, अवर्ग आव्यूह है तब कोई भी आव्यूह, अपन मान लो इसको कोई भी आव्यूह है बी से गुणा करें तब आपके पास क्या आ जाए, गुणन तस्मक आ जाए। तब बी को अपन क्या बोलेंगे, गुणन प्रतिलोम बोलेंगे। और बी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए इन्वर्स से। ठीक, तो बी को क्या बोलेंगे अपन, गुणन प्रतिलोम बोलेंगे। जैसे मैंने उदाहरण ले रखा है यहाँ पर, तो गुणन प्रतिलोम को अपन एक उदाहरण दे रखा है यहाँ पर। जैसे उदाहरण में आपके पास कोई भी आव्यूह ले लिया मैंने, कितना ले लिया, आव्यूह ले लिया अपन ने, उस कौन से क्रम का ले लिया, 2x2 का। ठीक, दोनों क्या होने चाहिए, समान क्रम के, यानी वर्ग आव्यूह होने चाहिए दोनों समान क्रम के होंगे। समान क्रम के होंगे तभी इनका गुणा पॉसिबल होगा पर गुणन प्रतिलोम में। और दूसरा बी ले लिया, उसी क्रम का मैंने ले लिया 2 -3 -1 2, और इन दोनों को गुणा करने पर देखना आपके पास आएगा, गुणा करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, एक इकाई आव्यूह होगा। तब अपन बी को क्या बोलेंगे, बी को बोलेंगे ए का गुणन प्रतिलोम बोलेंगे। इसी प्रकार से देखना बंटनता नाम से स्पष्ट है। बंटनता का मतलब होता है आपस में बांटना। आपके पास कोई भी 3 आव्यूह हैं ए बी सी, योग तथा गुणन के लिए परिभाषित होने चाहिए। परिभाषित का मतलब ये है कि उनका गुणा पॉसिबल होना चाहिए और उनका योग पॉसिबल होना चाहिए। योग तथा गुणन के लिए पॉसिबल है तब आपके पास क्या आएगा, बंटनता बांट देंगे। जैसे अंदर योग ले लिया, बाहर गुणा, तो ए किससे पहले ए बी से गुणा होगा, प्लस क्या होगा, ए सी, बट गया। इसी प्रकार से अपन क्या ले सकते हैं, बी सी और ए, तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, बी सी प्लस सी, बांटना। आगे देखना आप, शून्य के भाजक। शून्य के भाजक का मतलब होता है, शून्य के भाजक का मतलब है कि कोई भी दो ऐसे आव्यूह, ठीक है, कोई भी दो ऐसे आव्यूह जो नॉट इक्वल्स टू 0 हैं, नॉट इक्वल्स टू 0 हैं। जैसे ए नॉट इक्वल्स टू 0 ले लिया, कोई भी दो आव्यूह जो नॉट इक्वल्स टू 0 हैं, लेकिन इन दोनों का अपन गुणा करें तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाए, शून्य मैट्रिक्स या शून्य आव्यूह आ जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, शून्य के भाजक कहेंगे। कोई भी दो ऐसे आव्यूह जो खुद तो क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0, यानी उनकी वैल्यू 0 नहीं है, लेकिन अगर उन दोनों को गुणा करते हो तो आपके पास क्या आ जाए, शून्य मैट्रिक्स आ जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, शून्य के भाजक। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, जैसे ए में ले लिया एलिमेंट -1 1 और 1 -1, बी ले लिए 1 3 1 3, और इनको गुणा करते हो तब आपके पास क्या आता है, एक शून्य आव्यूह होता है। शून्य आव्यूह आता है तो ए और बी को अपन क्या बोलेंगे, शून्य के भाजक। डायरेक्ट डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। अब वर्ग आव्यूह की कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म ले रखे हैं, ठीक है। अब ये ध्यान में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि मैट्रिक्स में ट्रेस क्या होती है, परिवर्त मैट्रिक्स किसे कहते हैं, सममित या विषम सममित मैट्रिक्स क्या कहते हैं, समझना उसको। देखिए ट्रेस क्या होती है, जैसे आपके पास कोई भी एक आव्यूह मैंने मान लिया, 2x2 का मान लिया, जैसे मान लिया मैंने A11 और A12, 2x2 का ले रही हूँ A21 और A22, ठीक है। ये मैंने कोई भी आव्यूह 2x2 का मान लिया, तो इसकी ट्रेस क्या होगी, ट्रेस होगी कि ये हमेशा वर्ग आव्यूह होना चाहिए। तो उनके विकीर्णों के अवयवों का योग, विकीर्ण के अवयव कौन से हैं, मुख्य विकीर्ण है A11 और A22, तो मुख्य विकीर्ण के अवयवों का योग क्या होता है, आपके उस अवयव की क्या होती है, ट्रेस। तो इसकी ट्रेस क्या हो जाएगी, A11 प्लस A22। मुख्य विकीर्ण के अवयवों का योग क्या होती है, किसी भी अवयव की ट्रेस, इसे TR से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। डायरेक्ट ध्यान में रखना है कि ट्रेस क्या होती है, कोई भी आव्यूह, कोई भी वर्ग आव्यूह है, उसके मुख्य विकीर्ण के अवयवों का योग क्या होता है, मैट्रिक्स की ट्रेस होती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है 1 5 4 3, तो इसकी ट्रेस क्या होगी, ट्रेस को TR से रिप्रेजेंट करेंगे। ट्रेस ए क्या हो जाएगी, मुख्य विकीर्ण क्या क्या है, एक तो 1 है और एक क्या है 3, उनके अवयवों का योग, तो इसकी ट्रेस क्या आ जाएगी आपके पास 4। अब देखते हैं अगला, परिवर्त मैट्रिक्स या ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। परिवर्त मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे आपके पास कोई भी आव्यूह है, उसकी अपन पंक्ति को स्तंभ में बदल दें और स्तंभों को किस में बदल दें, पंक्ति में बदल दें, तो वो क्या हो जाएगी, दिए गए मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। परिवर्त मैट्रिक्स को A ट्रांसपोज या A डैश या A स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पंक्ति को किस में चेंज कर देंगे, स्तंभ में, और स्तंभ को किस में चेंज कर देंगे, पंक्ति में चेंज कर देंगे, तो वो क्या होती है आपके पास परिवर्त मैट्रिक्स, ठीक है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं सममित और विषम सममित मैट्रिक्स या आव्यूह किसे कहते हैं। यदि किसी मैट्रिक्स के लिए आपके पास A किसके बराबर आ जाए, ए का ट्रांसपोज, यानी कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर उसकी पंक्ति और स्तंभों को आपस में चेंज कर दे तब आपके पास वही मैट्रिक्स आ जाती है, वही मैट्रिक्स या वही आव्यूह आ जाता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे,
क्या बोलेंगे, सममित मैट्रिक्स, यानी ए बराबर क्या आ जाए, ए का ट्रांसपोज, या इसको लिख सकते हैं ए आई जे बराबर ए जे आई आ जाए। क्यों? क्योंकि अपन परिवर्त मैट्रिक्स में जो पंक्ति थी उसको स्तंभ में बदला, और स्तंभ था उसको मैंने किस में बदला है, पंक्ति में। तो डायरेक्ट ध्यान में रखना है कि सममित मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसा मैट्रिक्स या ऐसा अवयव जिनके लिए ए बराबर क्या हो, ए ट्रांसपोज, और ए आई जे बराबर क्या हो, ए जे आई। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो वो तो क्या होता है आपका सममित मैट्रिक्स। विषम सममित मैट्रिक्स इसका उल्टा होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके लिए ए बराबर क्या आ जाए, ए का ट्रांसपोज और माइनस, यानी दोनों उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स दोनों बराबर हो, लेकिन किस किस चिन्ह के साथ, माइनस चिन्ह के साथ। बदलने पर उनकी पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदल दें तो आपके पास क्या आना चाहिए, माइनस साइन आ जाता है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, विषम सममित मैट्रिक्स। ठीक है, आप देखना सममित अवयव में मुख्य विकर्ण से अपन जैसे ये रह गया था कि जैसे आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए ले लिया मैंने, ठीक, जैसे ए ले लिया 1 2 2 4, ठीक, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो पंक्ति है वो स्तंभ बन जाएगा और स्तंभ है वो पंक्ति, इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो आपके सममित मैट्रिक्स में क्या हुआ, देखो सममित मैट्रिक्स ये है, सममित मैट्रिक्स में देखना मुख्य विकर्ण क्या है, इसमें 1 4, यहाँ भी क्या है 1 4। इसका मतलब क्या हुआ कि सममित मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर स्थित, देखो समान दूरी पर स्थित यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 2, समान दूरी पर स्थित अवयव क्या होते हैं, समान दूरी पर स्थित अवयव नहीं, अव्यय आएगा, सॉरी यहाँ पे अव्यय करना, अव्यय, यानी मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अव्यय क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आप सममित मैट्रिक्स, आपको कोई मैट्रिक्स दे दे और पूछ ले कि ये सममित मैट्रिक्स है विषम सममित मैट्रिक्स, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखोगे कि मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर स्थित, या फिर इस प्रकार से भी ए निकाल लोगे और ए ट्रांसपोज, यदि दोनों आपस में बराबर होते हैं तो उसको अपन क्या बोल देंगे, सममित मैट्रिक्स। और डायरेक्ट इसको देख के पता करना है तो आप क्या देख लोगे, मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अव्यय बराबर है या नहीं, अगर बराबर है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, सममित मैट्रिक्स। आगे देखना विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव के लिए मैंने क्या बताया, ए बराबर क्या होना चाहिए, माइनस ए का ट्रांसपोज, यानी माइनस साइन के साथ, या फिर ए आई जे बराबर क्या होना चाहिए, माइनस ए जे आई। ठीक है, सममित अवयव के लिए, सममित अवयव के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई कि जो कि वो मुख्य विकर्ण होता है, मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अव्यय क्या होने चाहिए, आपस में बराबर। अब देखना विषम सममित अवयव में क्या होगा, विषम सममित अवयव में मुख्य विकर्ण के अवयव, सॉरी मैंने अवयव लिख रखा है, यहाँ क्या कर लेना, अव्यय कर लेना। ठीक है, विषम सममित अवयव में मुख्य विकर्ण के अव्यय, अव्यय करना, यहाँ पर मुख्य विकर्ण के अव्यय सदैव क्या होते हैं, शून्य। इस प्रकार से आप विषम सममित मैट्रिक्स की क्या कर सकते हो, पहचान कर सकते हो। यानी विषम सममित मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के जो सभी अव्यय होते हैं वो क्या होते हैं, शून्य होते हैं, शून्य होते हैं। और क्या होता है विषम सममित अवयव में, देखोगे विषम सममित अवयव में क्या, देखो मुख्य विकर्ण क्या हो गया 0 0, लेकिन इसके अलावा जो एलिमेंट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -2, तो एक कंडीशन और क्या हो जाएगी कि विषम सममित मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अव्यय क्या होते हैं, परिमाण में तो समान होते हैं लेकिन उनके किस साइन के साथ उनका चिन्ह अलग अलग होता है। यानी मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अव्यय परिमाण में तो समान परंतु विपरीत चिन्ह के होते हैं। सममित अवयव में क्या था, सममित अवयव में क्या चिन्ह भी समान था और परिमाण भी समान था, यानी अवयव क्या थे, समान थे। लेकिन विषम सममित अवयव में एक तो ध्यान रखना कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं तथा मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर उपस्थित अवयव परिमाण में समान होते हैं लेकिन किसके साथ, विपरीत। अब देखना परिवर्त अवयव के कुछ गुणधर्म दे रखे हैं कि यानी ए का ट्रांसपोज और अगर उसका भी अपन ट्रांसपोज कर दे तो आपके पास क्या आएगा, वापस अवयव वही आ जाएगा। यानी ए का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो अवयव ए आ जाए। और यदि बाहर कोई अदिश राशि है, जैसे अदिश राशि को अपन ए के ट्रांसपोज से गुणा करते हैं तो उस अदिश राशि को अपन अंदर ले सकते हैं, तो के इंटू क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज। और या फिर क्या कंडीशन हो, ए प्लस माइनस बी उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो अलग अलग ट्रांसपोज हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। लेकिन गुणा वाली कंडीशन आपके इसके आगे एक प्रूफ भी आएगा, आपको क्वेश्चन पूछ रखा है ए बी का ट्रांसपोज हो तो उसको अपन क्या लिखेंगे, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से अपन एन एलिमेंट ले सकते हैं, A1 A2 A3 डैश डैश एन तक। अगर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो अपना क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, लास्ट वाला एलिमेंट an का ट्रांसपोज, फिर an माइनस n1 का ट्रांसपोज और लास्ट में क्या हो जाएगा, A3 का ट्रांसपोज, A2 का ट्रांसपोज और A1 का ट्रांसपोज। इस प्रकार
आगे देखना सममित और विषम सममित अवयव के कुछ गुणधर्म है। ठीक है, सममित और जैसे आपके पास कोई भी दो अवयव ए और बी दो अवयव हैं, वर्ग अवयव हैं, तब आपके पास हमेशा आपके पास क्या होगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज और ए इंटू ए का ट्रांसपोज, यानी ए प्लस डायरेक्ट ध्यान में रखना है। इनकी आप एग्जाम्पल लेके इनको देख सकते हो कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं। तो आप डायरेक्ट ध्यान में रखोगे ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज इंटू ए, ये तीनों कंडीशन में क्या होता है, आपके पास हमेशा सममित अवयव होता है। लेकिन ए माइनस ए का ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा, आपके पास विषम सममित अवयव होगा, है ना। जैसे लेके देख सकते हैं अपन, जैसे मैं ले लूँ आपको सिद्ध करके बताऊँ कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित अवयव होता है। ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसको सममित अवयव सिद्ध करना है। आप लोग सममित अवयव की परिभाषा से जानते हो, क्या जानते हो कि ए बराबर क्या होना चाहिए, ए का ट्रांसपोज। तो मैं अगर इसका ट्रांसपोज ले लूँ, ठीक, ये है, इसका ट्रांसपोज लूँगी तो किस प्रकार से खुलेगा, ये खुलेगा ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अभी मैंने बताया था क्या होता है, ए का ट्रांसपोज प्लस ए। देखो ये इसके बराबर ही आ गया, यानी क्या हुआ, ए और ए का ट्रांसपोज दोनों लेते हैं तो दोनों बराबर आते हैं, तो आपके पास क्या होता है, सममित अवयव। लेकिन विषम सममित अवयव ए माइनस ए के ट्रांसपोज में ऐसा नहीं होता है। जैसे करके देखते हैं अपन, आपके पास ये विषम सममित आएगा। जैसे मैं ले लूँ ए माइनस ए का ट्रांसपोज और उसकी मैं क्या ले लूँ, ट्रांसपोज। तो इसको खोलो, क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ये क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज माइनस ए। अगर इसको मैं माइनस कॉमन लूँ तो क्या बन जाएगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। देखो मैंने क्या लिया था, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, और ये क्या आ गया, ये यानी ए बराबर क्या आया, माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ये किसकी कंडीशन होती है, आपकी विषम सममित अवयव की। यानी आप ध्यान में रखोगे कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमेशा सममित अवयव होता है, जबकि ए माइनस ए का ट्रांसपोज आपके पास क्या होता है, विषम सममित अवयव। एक कंडीशन और याद रखने की, कोई भी आपके पास वर्ग अवयव है, कोई भी वर्ग अवयव है तो अपन उस वर्ग अवयव को सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, कैसे लिखोगे, जैसे आपके पास कोई भी वर्ग अवयव ए, उसको सममित व विषम सममित अवयव के योग के रूप में। सममित की क्या कंडीशन होती है, आप जो लोग जानते हो, ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है, सममित अवयव, जबकि आपके पास ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होता है, विषम सममित अवयव। तो इसको अपन लिख सकते हैं, अगर देखो इनको जोड़ो योग के रूप में लिख सकते हैं। इसको जोड़ोगे तब तो आपके पास आ जाएगा क्या, 2a आएगा, जबकि अपन को लाना क्या है, ए। तो इसका क्या ले लूँ मैं, इसका भी 1/2 ले लूँ और इसका भी 1/2। इसको खोलोगे तब आपके पास हमेशा क्या आएगा, आपके पास ए वर्ग अवयव ही आएगा। यानी क्या ध्यान में रखोगे, किसी भी वर्ग अवयव को आप सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिख सकते हैं। डायरेक्ट ध्यान में रखना है, ठीक है।